समय के प्रवाह के बीच भाग 4। सेउंग वू जी ने कुछ साल पहले जल्दी सेवानिवृत्ति ले ली थी। शुरुआत में अचानक हुए बदलाव से वे हैरान थे, लेकिन जल्द ही उन्हें सेवानिवृत्ति से मिलने वाले अवकाश और स्वतंत्रता का पूरा आनंद आने लगा। अपने कामकाजी जीवन के दौरान अनुभव किए गए तनाव से मुक्ति पाकर उन्हें पूरी तरह से खुद पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिला। उनका रोजमर्रा का जीवन पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण और शांत हो गया था। उन्होंने इस समय को सार्थक बनाने के लिए अपने ब्लॉग गतिविधियों में और भी अधिक लगन से काम करने का फैसला किया, जिसमें उनकी बहुत पहले से रुचि थी। सेउंग वू जी अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने में आनंद लेते थे। विशेष रूप से उन्हें जानकारी प्रदान करने में बहुत संतोष महसूस होता था, जो किसी के लिए व्यावहारिक मदद हो सके। उनके ब्लॉग पोस्ट ईमानदार और विस्तृत थे, और कई लोगों ने उनके लेखन के माध्यम से उपयोगी जानकारी प्राप्त की। हाल ही में वे पूंजी योजनाओं से संबंधित चेतावनी लेखों को लगातार पोस्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने समाज के विभिन्न हिस्सों में होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं के कारण इतने सारे लोगों को पीड़ित होते देखकर दुख महसूस किया। अपने पास मौजूद जानकारी और विश्लेषण के आधार पर वे नियमित रूप से लेख लिखते थे, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और वे धोखाधड़ी की चालों से धोखा न खाएं। उन्हें विश्वास था कि अगर उनके लेखन के माध्यम से एक भी व्यक्ति को धोखाधड़ी से बचने में मदद मिली, तो इससे बड़ी संतुष्टि और कुछ नहीं हो सकती। लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी इच्छा उनकी पत्नी को खोने के दुख के बीच भी एक अविनाशी प्रकाश की तरह थी। अपनी ब्लॉग गतिविधियों के अलावा उन्होंने अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे उपलब्धि के एहसास की तलाश करने की भी कोशिश की। कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्थानीय प्रागैतिहासिक अवशेष सूचना पट पर एक स्पष्ट त्रुटि का पता लगाया और संबंधित संस्था से सुधार का अनुरोध किया। शुरुआत में उन्होंने सोचा, बस मैं ही हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वह गलत जानकारी को यूं ही प्रसारित होते नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने कार्य करने का साहस जुटाया। उनके अनुरोध के कारण उन्हें यह जवाब मिला कि सूचना पट्ट पर त्रुटि जल्द ही सुधारी जाएगी। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन उन्हें कुछ गलत को सही करने में योगदान देने पर गर्व महसूस हुआ। ये गतिविधियां सेउंग वू जी के लिए जीवन की नई ऊर्जा बन गईं। वे अब सिर्फ पिछले दुख में डूबे नहीं रहे। अपनी पत्नी को खोने का दर्द अभी भी उनका एक हिस्सा था, लेकिन वे उस दर्द को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरों की मदद करके और समाज में योगदान देकर वे अपने अस्तित्व के मूल्य की पुष्टि कर रहे थे। कभी-कभी जब उन्हें अपने ब्लॉग पर धन्यवाद, टिप्पणियां या उनके सुधार अनुरोधों के संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती थीं, तो सेउंग वू जी को महसूस होता था कि वे व्यर्थ नहीं जी रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी पत्नी स्वर्ग से उन्हें इस तरह जीते हुए देखती, तो वे निश्चित रूप से खुश होती। इस उम्मीद के साथ कि उनका लेखन किसी के लिए उपयोगी होगा, वे आज भी अपने कीबोर्ड के सामने बैठे और ध्यान से लेख लिखे। आगे कहानी की व्याख्या आने वाली है। नमस्कार। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं जिस पर हमने पिछली बार बात शुरू की थी, शिकाने हिरिमसो के ऐसा, जिसका मतलब हुआ समय के बहाव में। हाँ, ये एक सायन पर आधारित है, मतलब एक सच्ची कहानी जो पढ़ने वालों ने भेजी हो, थोड़ी बदली हुई। बिल्कुल। कहानी सेंग वू की है, जो अपनी पत्नी को खोने के बाद दुख के पहले साल से गुजर रहे हैं और धीरे धीरे जीने की नई राहें ढूंढ रहे हैं। हाँ, और देखिए, ये हमारी चर्चा का चौथा भाग है। पिछले हिस्सों में हमने सेंग वू के दुख की गहराई को समझा था,
खासकर पत्नी की पहली बरसी के आसपास। हमने देखा कि कैसे पड़ोसियों के छोटे छोटे संदेश जैसे हन्ना, किम मिनसू, इनसे उन्हें कितना सहारा मिला, और कैसे रोज की चीजें, हाँ, जैसे वो इंस्टेंट दलिया या तस्वीरें एकदम से यादें ताज़ा कर देती थीं। बिल्कुल। फिर हमने उनकी वीकेंड फार्म की बात की, वो खट्टी मीठी यादें, और वो पत्नी की पुरानी फार्म नोटबुक मिलना। हाँ, और फिर अकेले खेती जारी रखना, वो भी एक अलग अनुभव था। सही कहा। और पिछली बार वो चर्च क्वायर की यादें, पत्नी का वो मजाकिया अंदाज, और वो सबसे मार्मिक हिस्सा जब सेंगवू ने पत्नी की वो बतख वाली गुड़िया धोई, हाँ, और उसे सीने से लगाकर सोए, इस उम्मीद में कि शायद पत्नी सपने में आ जाए। ये सब उनके शुरुआती दुख और यादों के सहारे जीने की कोशिश को दिखाता है ना। हाँ, बिल्कुल। और आज हम कहानी के चौथे हिस्से पर ध्यान देंगे। यहाँ सेंगवू के जीवन में एक, कह सकते हैं कि एक अहम मोड़ आता है। हाँ, एक नया तरीका मिलता है दुख के साथ जीने का, शायद। सही कहा। तो भाग 4 में हम देखते हैं कि सेंगवू, जो कुछ साल पहले रिटायर हुए थे, अब अपने खाली समय को एक नई दिशा देते हैं। मुझे ये बात काफी दिलचस्प लगी कि उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की। हाँ, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, हाँ, बल्कि दूसरों की मदद करने की एक साफ इच्छा के साथ। ये बदलाव कैसे आया होगा? मतलब यहीं पर कहानी एक मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है, आप कह सकते हैं। सेंगवू का ध्यान अपने अंदरूनी दुख से हटकर बाहरी दुनिया में योगदान देने की तरफ जाता है। अच्छा, ये एक तरह से दुख को एक रचनात्मक ऊर्जा में बदलने जैसा है। जैसे वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं लोगों को पॉन्जी स्कीम, हाँ, वो फाइनेंशियल फ्रॉड, हाँ बिल्कुल, उन जैसे घोटालों के प्रति आगाह करने के लिए। तो ये सिर्फ जानकारी देना नहीं हुआ, ये तो सक्रिय रूप से दूसरों को बचाना हुआ। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने आसपास की दुनिया पर भी ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीजों पर। जैसे एक ऐतिहासिक जगह पर कोई साइन बोर्ड है जिस पर गलत जानकारी लिखी है, तो उसको ठीक करवाने की पहल करना। अरे वाह! हाँ, ये छोटे छोटे काम, दूसरों की मदद करना, उनके लिए दुख से उभरने और अपनी पत्नी की याद को सम्मान देने का एक सार्थक तरीका बन जाता है। ये दिखाता है कि कैसे निजी दुख एक सामाजिक जिम्मेदारी या योगदान की भावना में बदल सकता है। ये काफी अहम है। हाँ, और ये छोटे कदम उन्हें एक उपलब्धि का एहसास भी दिलाते होंगे, है ना? हाँ। कहानी में वो जिक्र है सनान लियांग का। हाँ, अच्छा प्रभाव। हाँ, एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा। तो ये सिर्फ समय बिताने का तरीका नहीं लगता, बल्कि उन्हें एक मकसद देता है। बिल्कुल। जैसे कि उनका जीवन अभी भी मायने रखता है। निश्चित रूप से। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये दिखाता है कि जीवन में कोई बड़ा नुकसान हो या रिटायरमेंट जैसा बदलाव आए, उसके बाद उद्देश्य की भावना कितनी जरूरी होती है। सही बात है। सक्रिय रहना, दूसरों के लिए उपयोगी महसूस करना, ये आत्म मूल्य की भावना को फिर से बनाने में मदद करता है। देखिए, दुख तो शायद पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसके साथ जीने का एक रास्ता मिलता है, जहां आप सिर्फ अतीत में फंसे नहीं रहते। उद्देश्य की भावना दुख से उभरने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। और कहानी में ये भी तो है कि सेंगवू सोचते हैं कि अगर उनकी पत्नी ये सब देख पाती तो उन्हें उन पर बड़ा नाज होता। हाँ, ये जुड़ाव बहुत मजबूत है। तो उनकी ये सारी कोशिशें कहीं ना कहीं उनकी पत्नी की याद से ही जुड़ी हुई हैं। तो असल में इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ व्यस्त रहने का बहाना नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी पत्नी की यादों को सम्मान देते हुए जीवन का एक नया अर्थ ढूंढना है। सही मायने में उनकी यात्रा हमें गहरे शोक से निकलकर फिर यादों में छोटी छोटी खुशियां ढूंढने और फिर दूसरों की मदद करने में एक नया उद्देश्य पाने तक ले आई है। वो अपनी पत्नी की स्मृति को जिंदा रखने के साथ साथ दुनिया में सकारात्मक योगदान देने के रास्ते तलाश रहे हैं। तो अब तक हमने सेंगवू के सफर के कई पड़ाव देखे। गहरे दुख से शुरुआत हुई, फिर यादों का सहारा मिला, और अब एक नई दिशा, एक नया मकसद। और ये हमें याद दिलाता है कि दुख से निपटना कोई सीधी रेखा नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ऊपर नीचे होती रहती है। बिल्कुल, जिसमें याद करना भी है, नए हालात में ढलना भी है, और जीवन में नए अर्थ खोजना भी शामिल है। तो अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सेंगवू अपनी इस यात्रा को दूसरे साल में कैसे आगे बढ़ाते हैं। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जीवन में किसी बड़े नुकसान के बाद भी उद्देश्य और सार्थकता कैसे खोजी जा सकती है, और हम अपनी प्रिय यादों को रचनात्मक तरीकों से कैसे जिंदा रख सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन
हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है।